में कितना दर्द हो रहा होगा। आयान के मन में उन निशानों को देख एक कसक सी उठी। उसने मयिका के गालों पर हल्के से अपनी उंगलियों को फेरा। मयिका की तरफ से सांसें ही थम रही थी। आयान का स्पर्श अपने गालों में महसूस करके मयिका का दिल उसके काबू में ना रहकर बेतहाशा धड़कने लगा। मयिका की बंद हो गई। आयान ने एक बार मयिका के हाथ को पकड़कर उसके कोट को हल्का सा ऊपर किया। उसने उसकी कलाई को देखा जहां नीले निशान नजर आ रहे थे। आयान ने इतनी कसकर मयिका की कलाई पकड़ रखी थी कि वहां इतने गहरे निशान पड़ गए थे। आयान ने उसे इतनी चोट दी थी, फिर भी मयिका ने अपने मुंह से उफ तक नहीं की थी। वो गौर से मयिका के चेहरे को देखने लगा जो उसे ही देख रही थी। वो मयिका के करीब होते हुए बोला, तुम डरती क्यों नहीं हो? मयिका भी आयान के करीब होकर बोली, आपको तकलीफ इस बात की है कि मैं आपसे डरती नहीं, या फिर इस बात की तकलीफ है कि आपने मुझे चोट पहुंचाई और वो अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही। आयान ने मयिका से नजरें फेर ली। आयान को नजरें चुराते हुए देखकर मयिका हल्का सा मुस्कुरा दी और फिर आयान से बोली, मेजर साहब, डरना तो मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। अगर डर लगता तो आज मैं जिंदा ना होती और ना मैं यहाँ आपके सामने होती। मयिका की बात सुनकर आयान गौर से मयिका के चेहरे को देखने लगा। मयिका ने कम शब्दों में ही बहुत गहरी बात कह दी थी। आयान एक नजर मयिका पर डालकर वहां से मुड़कर जाने लगा। आयान को जाते हुए देखकर मयिका ने जल्दी से आयान का हाथ पकड़ लिया। वो नहीं चाहती थी कि आयान अभी जाए। आयान ने पहले मयिका के हाथ को देखा जो उसने कसकर उसकी हथेली पर पकड़ रखा था। फिर आयान ने मुड़कर मयिका को सवालिया नजरों से देखा, लेकिन मयिका ने कुछ नहीं कहा, बस आयान को एकटक देखती रही। मयिका आयान की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन रास्ते में ही एक पत्थर की वजह से मयिका का पैर उस पर लगकर मुड़ गया। वो नीचे गिरने लगी और आयान का हाथ पकड़ने की वजह से आयान भी उसकी तरफ खींचा चला गया। आयान ने जल्दी से अपने दूसरे हाथ को मयिका के सर के नीचे लगा दिया ताकि मयिका के सर पर कोई चोट न लगे। दोनों नीचे जमीन पर गिरे हुए थे। आयान मयिका के ऊपर था और मयिका उसके नीचे। मयिका के खुले बाल गिरने की वजह से उसके चेहरे पर आ गए थे। आयान ने अपने दूसरे हाथ से धीरे से मयिका के चेहरे पर से उसके बालों को हटाया। मयिका का चेहरा चांद की रोशनी में चमक रहा था। आयान पूरी तरह से मयिका की आंखों में डूब गया था। मयिका तो पहले ही आयान में डूबी हुई थी। दोनों की धड़कनें बढ़ी हुई थी। आयान न जाने किस आवेश में आकर मयिका के करीब होते जा रहा था। उसके होंठ मयिका के होठों के लगभग 1 इंच की दूरी पर थे। आयान इसी दूरी को खत्म करता कि उससे पहले ही दोनों को किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी। आयान एकदम से अपने होश में आया। मयिका की खुशबू उसे मदद हुई थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब वो मयिका के इतने करीब हो गया था। आयान और मयिका ने एक साथ उस ओर देखा जहां से आवाज आई थी। वहां पर ताहिरी और रौनक को देखकर आयान जल्दी से मयिका के ऊपर से खड़ा हो गया। वो मन ही मन खुद को गालियां दिए जा रहा था। वो मयिका को किस करने जा रहा था। अब तक तो मयिका भी खड़ी हो गई थी। रौनक तो यहाँ वहां दिख रहा था, लेकिन ताहिरी वो अपनी आंखें चौड़ी करते हुए आयान और मयिका को घूरे जा रही थी। वहीं मयिका के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। आयान ने मयिका को देखा जो बिना किसी भाव के सामने देख रही थी। ये देखकर उसे बहुत अजीब लगा। उसने भी अपना चेहरा पहले की तरह सख्त बना लिया। तभी उन चारों को किसी के धड़ाम से गिरने की आवाज सुनाई दी। सबने उस ओर देखा जहां तेज अपनी कमर को पकड़कर उठ रहा था। इस वक्त तेज और रौनक को वहां देखकर आयान कंफ्यूज हो गया था। तेज धीरे धीरे चलकर उनके पास आया। आयान रौनक, ताहिरी और तेज को इस वक्त गार्डन में देखकर बोला, तुम तीनों यहाँ इस वक्त? आयान की बात सुनकर रौनक और ताहिरी सोचने लगे। कुछ देर पहले रौनक ने गाड़ी कल्याणी निवास के बाहर रोक दी थी। ताहिरी गाड़ी से बाहर आई, उसके साथ ही रौनक भी बाहर आया। रौनक ताहिरी से बोला, इस वक्त तुम अंदर कैसे जाओगी? तुम अपनी दोस्त को फोन कर लो। ताहिरी अपना सर हिलाते हुए मयिका को फोन करने लगी, लेकिन मयिका ने फोन नहीं उठाया। वो उठाती भी कैसे? वो तो गार्डन में अपने सुकून के पास मौजूद थी और उसका फोन रूम में मौजूद था। ताहिरी रौनक को देखते हुए बोली, फोन नहीं उठा रही है, शायद सो गई होगी। रौनक हाँ में सर हिलाकर बोला, अच्छा ठीक है, चलो बेल बजाते हैं। ताहिरी जल्दी से रौनक को रोकते हुए बोली, अरे नहीं। रौनक ने ताहिरी से पूछा, क्यों, क्या हुआ? ताहिरी बोली, अरे मेजर, अंकल आंटी की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी और बाकी सबकी भी। रौनक ने पूछा, तो फिर हम अंदर कैसे जाएंगे? ताहिरी ने एक नजर रौनक को देखकर घर की दीवार की ओर देखा। ताहिरी को दीवार की ओर देखकर पाकर रौनक समझ गया कि ताहिरी क्या कहना चाहती थी। रौनक मना करते हुए बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, हम ऐसे अंदर नहीं जा सकते। और तो और आयान भी आज घर पर है। अगर उसे पता चला ना कि दीवार कूदकर हम घर में घुसे हैं तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी बैंड बजेगी। ताहिरी इरिटेट होकर बोली, तो उन्हें कौन बताएगा? इस वक्त तो वो भी सो रहे होंगे ना। मैं तो यहीं से अंदर जा रही हूँ, अगर आपको आना है तो आ जाइए। इतना कहकर वो दीवार की ओर चली गई। रौनक आस पास देखते हुए खुद से बोला, ये लड़की आफत है। इतना कहकर वो भी उसके पीछे चला गया। ताहिरी ने दीवार के पास जाकर एक बार जंप करके दीवार को पकड़ लिया और ऊपर खुद को खींचते हुए चढ़ गई और रौनक को आने का इशारा करते हुए दूसरी तरफ कूद गई थी। ताहिरी को इतनी आसानी से दीवार पर चढ़ते हुए देखकर रौनक आंखें फाड़े उसी की ओर देखे जा रहा था। वो खुद से बोला, ये मोगली की कोई रिश्तेदार है क्या? इतना कहकर वो भी ऊपर चढ़ गया। वो दूसरी तरफ सीधा कूद गया था। ताहिरी जो अब तक वहीं खड़ी थी, रौनक सीधा उसके ऊपर कूद गया था, जिससे वो दोनों एक साथ जमीन पर गिर गए थे। ताहिरी के पैर के ऊपर रौनक का पैर चढ़ गया था, जिससे ताहिरी को बहुत दर्द महसूस हुआ। वो रौनक की टांग पर मारते हुए बोली, देखकर नहीं कूद सकते थे, अगर मेरा सर फूट जाता तो? रौनक अपने पैरों को पकड़ते हुए ताहिरी पर चिल्लाते हुए बोला, जब तुम्हें पता था कि मैं भी ऐसे आऊंगा तो तुम्हें साइड में खड़ा रहना चाहिए था ना। ताहिरी अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, आप मुझ पर चिल्ला रहे हैं? रौनक उसकी बात सुनकर शांत हो गया और ताहिरी को समझाते हुए बोला, देखो ऐसा नहीं है, मैं तुम पर चिल्ला नहीं रहा था। ताहिरी अपना सर ना मिलाते हुए बोली, नहीं, आप अभी मुझ पर चिल्ला रहे थे। पता नहीं मुझे ये किसने बोला था कि आप शांत और गंभीर रहते हैं, लेकिन आप तो उससे बिल्कुल उल्टे निकले। रौनक ताहिरी को हैरानी से देखने लगा। वो कुछ बोल ताकि उससे पहले ही उसने देखा कि ताहिरी कहीं और मुंह खोले देखे जा रही थी। ताहिरी को ऐसे रिएक्ट करते देखकर रौनक ने भी उस ओर देखा। अपने दोस्त और मयिका को एक साथ देखकर वो चौंक गया था और सोचने लगा कि ये चमत्कार कब हुआ। ताहिरी रौनक के पैर पर चढ़कर मयिका और आयान की ओर बढ़ गई।
रौनक अपने पैर को पकड़ते हुए चिल्लाते हुए बोला, पागल लड़की, देख कर नहीं जा सकती थी, दो बार मेरा पैर तोड़ दिया। रौनक भी अपने पैर को छोड़कर ताहिरी के पीछे चला गया। ताहिरी तो मुंह खोले उन दोनों को ही देखे जा रही थी। जब रौनक ने महिका और आयान को करीब होते हुए देखा तो वो छेप गया। उसने ताहिरी को देखा जो बेशर्मों की तरह उन दोनों को निहार रही थी। वो ताहिरी की आंखों को अपने हाथों से ढकते हुए बोला, बेवकूफ लड़की, ये क्या बेशर्मों की तरह उन्हें देख रही हो, अकल है या नहीं? ताहिरी जो खूबसूरत नजारा देखने में बिजी थी, अपनी आंखों के सामने एकदम अंधेरा होने की वजह से वो पूरी तरह से इरिटेट हो गई। वो फिर रौनक का हाथ अपनी आंखों से हटाते हुए घूर कर लगी। रौनक को घूरने के बाद वो महिका आयान को देखने में ही बिजी हो गए। जब रौनक को लगा कि अब कुछ होने जा रहा है, उसने दूसरी तरफ देखते हुए हल्का सा खांस दिया। प्रेजेंट टाइम। रौनक और ताहिरी यही सब सोच रहे थे, तभी उन दोनों के कानों में एक कड़क आवाज पड़ी, मैं कुछ पूछ रहा हूँ और मेरा जवाब देने के बजाय तुम दोनों अलग ही दुनिया में खोए हुए हो। रौनक और ताहिरी अपनी अपनी सोच से बाहर आए। आयान को देखकर ताहिरी की हिम्मत ही नहीं थी कि वो कुछ कहे, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। रौनक बोला, ये किसी काम से बाहर गई थी, मुझे रास्ते में मिल गई थी तो मैं इसे यहाँ पर छोड़ने आ गया था। आयान रौनक को घूरते हुए बोला, तुम दोनों अंदर कैसे आए? मेन गेट तो बंद है। रौनक और ताहिरी पहले तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर दोनों ने एक साथ दीवार की ओर देखा। आयान उनका मतलब समझ गया था। आखिर क्या रंग लाएगी महिका की मोहब्बत, क्या होगा आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। करेंगे कि आप यहाँ पर इस वक्त और बड़ी तरह दीवार कूदकर क्यों आए थे? अब चारों की नजर तेज पर थी। आयान तेज पहले तो क्या, फिर एक गहरी सांस लेकर रौनक और ताहिरी की ओर देखते हुए बोला, मैं तो रौनी का पीछा कर रहा था। रौनक बोला, क्या बोला तूने? मेरा पीछा? और वो क्यों? तेज अपना सर झुकाकर बोला, मन किया कि मैं तेरा पीछा करूं, इसलिए मैंने तेरा पीछा किया। फिर वो ताहिरी को देखकर बोला, फिर तू इनसे मिला? रौनक आंखें बड़ी करते हुए बोला, इसका मतलब तूने? तेज दूसरी तरफ देखते हुए बोला, हाँ मैंने सब देखा, लेकिन फिक्र मत कर, जब तुम दोनों एक दूसरे के गले मिले थे तब मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया था। तेज की बात सुनकर ताहिरी को खांसी आ गई। वहीं रौनक ने तेज को खा जाने वाली नजरों से घूरा। तेज ने उसे देखते हुए अपने दांत दिखा दिए। अब सब ताहिरी और रौनक को देखने लगे। आयान तो रौनक को घूरे जा रहा था। तेज आगे बोला, ये दोनों यहाँ आ गए, फिर मैंने इन दोनों को दीवार कूदते हुए देखा तो मैं भी दीवार कूदने लगा, लेकिन बीच में ही मैंने। फिर वो महिका और आयान को देखते हुए बोला, मैं दोनों को रोमांस करते हुए देखकर रुक गया था। तेज की बात सुनकर अब सब आयान और महिका को देखने लगे। महिका के चेहरे पर तो कोई भाव नहीं थे, वो वैसे ही बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ी थी। वहीं आयान तेज को खा जाने वाली नजरों से देखने लगा था, तो वो उसे बोला, हम कोई रोमांस नहीं कर रहे थे, वो गिर गई थी, उसे बचाने के चक्कर में मैं भी गिर पड़ा, बस इतना ही। ये वो उनसे कह रहा था या खुद को समझ नहीं आ रहा था। तेज, रौनक और ताहिरी ने एक साथ कहा, वो तो देख ही रहा था। आयान ने सबको गुस्से से देखा। उसे गुस्सा तो महिका के ऊपर सबसे ज्यादा आ रहा था कि वो उन्हें समझा रहा था, लेकिन महिका कुछ नहीं कह रही थी। तभी तेज रोने की एक्टिंग करते हुए आयान और रौनक की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए बोला, तुम दोनों धोखेबाज निकले, तुम दोनों अब सिंगल नहीं रहे, मैं ही अब सिंगल रह गया हूँ, और तुम दोनों ने मेरे लिए भाभियां भी ढूंढ ली, तब भी मुझे नहीं बताया। तुम दोनों सच में धोखेबाज हो। आयान तेज को गुस्से में देखते हुए बोला, बंद कर अपनी बकवास, वरना मार खाएगा, और कोई तुम्हारी भाभी नहीं है। फिर वो रौनक की ओर देखते हुए आगे बोला, मैं सही कह रहा हूँ ना? रौनक आयान के ऐसे देखने से हड़बड़ा गया। वो भी ताहिरी को एक नजर देखते हुए तेज से बोला, हाँ सही बोला बब्बर शेर ने, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रहा है। तेज अपनी नकली आंसुओं को पोंछते हुए बोला, तुम दोनों सच कह रहे हो ना? आयान का मन कर रहा था कि वो अभी तेज को गिरा गिरा कर मारे, लेकिन वहां महिका और ताहिरी की वजह से उसने तेज को मारने से खुद को रोक लिया। रौनक तेज के कंधे को पकड़ते हुए बोला, हाँ हम सच कह रहे हैं, तुझे लगता है कि हम तुझसे झूठ बोलेंगे? तेज फिर महिका और आयान को देखते हुए बोला, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही होना था, ये सब देखने के बाद मैं कैसे मान लूं? तेज की नौटंकी देखकर आयान उसको पीटने के उद्देश्य से उसकी ओर बढ़ने लगा। वो उस तक पहुंचता कि उससे पहले ही उन सबके कानों में एक आवाज पड़ी, तुम लोग कुछ होने दो, तब तो कुछ होगा ना। अच्छा खासा मूड खराब कर दिया, रोमांस में हड्डी बनकर आ गए। इतना कहकर महिका वहां से अंदर की ओर चली गई। ताहिरी भी हल्का सा खांसते हुए महिका के पीछे भाग गई थी। वहीं आयान, तेज और रौनक मुंह खोले महिका को जाते हुए देखते रह गए। आयान महिका को जाते हुए देखकर मन ही मन उस पर गुस्सा करते हुए बोला, बेशरम लड़की, पता नहीं क्या कब और कहां बोलना चाहिए। तेज मुंह खोले हुए बोला, रौनी, महिका जी ने मुझे रोमांस में हड्डी कहा। रौनक बोला, मुझे भी कहा। इतना कहकर वो दोनों एक साथ आयान को घूरने लगे। उनकी घूरती नजरों से बचते हुए आयान बोला, अरे वो पागल लड़की है, क्या तुम दोनों उसी बात को लेकर बैठ गए हो? और अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रात बहुत हो गई है, आज यही रुक जाओ। अगर बेस गए और इस वक्त किसी सीनियर ने पकड़ लिया तो तुम दोनों की खैर नहीं। आयान ने दोनों से गुस्से में बोला, दीवार से। तुम दोनों पागल हो, ये मेरा घर है, ना कि तुम लोगों के खेलने की जगह। दरवाजे से आने के बजाय तुम लोग दीवार से आते हो, पता नहीं मेरे घर को क्या बना दिया है। ये उसने महिका को घूरते हुए बोला। महिका समझ गई थी कि आयान पहले दिन के लिए उसे ताना मारा था, जब वो दीवार कूदकर किचन की खिड़की से अंदर आ गई थी। रौनक बोला, यार तो क्या करते, इतनी रात को सब सो रहे थे, यही सोचकर हमने किसी को परेशान नहीं किया। आयान ने रौनक की बात सुनकर तेज को देखा, जो अपनी कमर सहलाते हुए उन चारों को घूरे जा रहा था। फिर वो तेज को देखकर बोला, ये भी तुम दोनों के साथ ही आया है। रौनक ने तेज को कंफ्यूज होकर देखा। तेज आयान की बात सुनकर बोला, वो तो हम वैसे भी नहीं जाने वाले थे, मैं तो जा रहा हूँ सोने। इतना कहकर वो अंदर की ओर भाग गया। रौनक भी तेज के पीछे चला गया। उनके जाते ही आयान ने गहरी सांस ली और अपने बालों में हाथ फेरा और फिर आसमान में चांद को देखने लगा। उसकी आंखों के सामने महिका का चेहरा घूमने लगा। अभी महिका की कई कई बातों को याद करके अनजाने में ही आयान के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कुराहट आ गई और वो खुद से बोला, रोमांस में हड्डी। अगले दिन आयान बाथरूम से नहा कर निकला। उसने सिर्फ अपनी पैंट पहन रखी थी, सिर्फ एक टॉवल को गले से लटका रखा था। उसकी बाइसेप्स पर अभी भी कुछ पानी की बूंदें नजर आ रही थी। वो काफी दिलकश लग रहा था। अगर इस वक्त कोई भी लड़की उसे देख लेती
या तो वो बेहोश हो जाती या फिर सीधा आयान के ऊपर कूद जाती। आयान ने बेड पर देखा जहाँ तेज रौनक के ऊपर चढ़कर सो रहा था और रौनक ने उसे पकड़ रखा था। दोनों बहुत ही गहरी नींद में सो रहे थे। आयान ने अपने हाथों में पकड़े टॉवल को रौनक के मुंह पर मारा। रौनक ने चिढ़ते हुए दूसरे हाथ से टॉवल को नीचे फेंक दिया। ये देखकर आयान ने अपना सर न हिला दिया। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। आयान ने अपनी व्हाइट शर्ट पहनकर दरवाजे को खोलकर देखा। उसने शर्ट के बटन्स बंद नहीं किए थे। दरवाजे पर मालिनी जी थी। आयान ने उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। मालिनी जी के हाथ में कॉफी की ट्रे थी। मालिनी जी ट्रे को टेबल पर रखते हुए बेड पर देखते हुए बोली, ये दोनों अभी तक उठे नहीं है क्या? आयान बोला, आपको लगता है हमारी इतनी आसानी से उठेंगे? मालिनी जी मुस्कुराकर बोली, हाँ, अब काम भी तो मेहनत वाला करते हैं ना, पता नहीं कितने दिनों तक जाते रहे होंगे, तो इतनी देर तक सोना कोई बड़ी बात नहीं है। मालिनी जी टॉवल लेकर आयान को बिठाकर उसके बाल पूछने लगी। आयान बोला, माँ, मैं अब बच्चा नहीं हूँ। मालिनी जी उसके बालों को सहलाते हुए बोली, हाँ हाँ, अब तू हट्टा कट्टा नौजवान हो गया है, तो अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए ताकि मैं चैन से जी सकूं और वो तेरा ध्यान रख सके और मैं इससे छुट्टी पाऊं। आयान चिढ़ते हुए बोला, माँ। मालिनी जी बोली, अच्छा ठीक है चिढ़ मत, लेकिन सोचना जरूर, मेरे पास अच्छी से अच्छी लड़कियों की लिस्ट है और अगर तू किसी को पसंद करता है तो वो बता दे, मैं उसके परिवार से बात कर लूंगी। आयान अपनी कॉफी पीते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है माँ। मालिनी जी कमरे से जाते हुए बोली, अच्छा ठीक है, और हाँ, इन दोनों को भी उठा देना, टाइम से नाश्ता करने आ जाना, काम की बात लेकर मत कर जाना इन दोनों के उठते ही। आयान अपनी कॉफी पीकर टेबल से पानी से भरा हुआ एक पूरा ग्लास तेज और रौनक के ऊपर गिरा देता है। पानी पड़ते ही तेज और रौनक दोनों हड़बड़ाकर उठ गए। तेज चिल्लाते हुए बोला, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मुझसे पंगा ले? अपनी जिंदगी से मन भर गया क्या? रौनक की तो आंखें खुल चुकी थी। वो कभी आयान को देखता तो कभी तेज को। तेज की आंखें खुल ही नहीं रही थी। जब उसकी आंखें खुली तो उसने पाया कि सामने उसका बब्बर शेर उसे घूरे जा रहा था, जैसे उसे पूरा का पूरा निकलने का इरादा हो। तेज चिढ़कर बोला, क्या यार, इतनी अच्छी नींद आ रही थी और कितना अच्छा सपना दिख रहा था, सब खराब कर दिया। आयान उसको इग्नोर करके अपने बाल सेट करते हुए बोला, अगर 20 मिनट में तुम दोनों नीचे नहीं आए तो तुम में से किसी को भी नाश्ता नहीं मिलेगा। नाश्ते का नाम सुनकर तेज गिरते पड़ते हुए रौनक के पैर पर पैर रखते हुए बाथरूम में चला गया। रौनक अपने पैर को पकड़ते हुए बोला, ओए कमीने, मेरा पैर तोड़ दिया, तू बाहर निकल, फिर तुझे देखता हूँ। पता नहीं सबको मेरे पैर से क्या दिक्कत है, लगता है मुझे लंगड़ा करके छोड़ेंगे। आयान ने अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए कहा, इस बेवकूफ के अलावा और कौन है जो तुझे लंगड़ा करना चाहता है? आयान की बात सुनकर रौनक को ताहिरी की याद आ गई। ताहिरी को याद करते करते उसके चेहरे पर एक लंबी मुस्कुराहट आ गई। आयान उसे ऐसे खुद में ही मुस्कुराता हुआ देखकर उसे छेड़ते हुए बोला, क्या बात है, क्या सोचकर इतना मुस्कुराया जा रहा है? आयान की बात सुनकर वो छेड़ गया और अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, नहीं कुछ भी तो नहीं, ऐसे ही एक जो क्या आ गया था। आयान अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए बोला, अच्छा, लेकिन मुझे तो कुछ और ही लगा था। वैसे कल का तेरा सफर कैसा गया था? अंधेरी रात, सुनसान सड़क, अकेला तू, अकेली लड़की। रौनक हैरानी से आयान को देखने लगा। वो जल्दी से बेड पर से उठते हुए आयान के माथे को छूते हुए बोला, तुझे बुखार तो नहीं है? फिर वो उसका सर चेक करते हुए बोला, और तेरा सर भी एकदम ठीक ठाक है। आयान रौनक की बेतुकी हरकतों को देख रहा था। वो गुस्से में बोला, कि क्या कर रहा है तू? रौनक अपनी ठोड़ी पर उंगली रखते हुए बोला, ऐसी बातें तू कब से करने लगा है? लगता है किसी का असर हो रहा है। आयान रौनक को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। रौनक फिर बोला, मेरा छोड़, तू बता, कल रात तेरी कैसी गई? अंधेरी रात, आसमान में चमकता चांद जिसकी रोशनी जमीन पर और एक दूसरे की बाहों में। वो आगे कुछ कहता, रौनक पर झपट्टा मार दी। रौनक हंसते हुए बोला, अरे क्या हुआ, मुझे छेड़ रहा था ना, अब छेड़। आयान रौनक की पीठ पर मुक्का मारते हुए बोला, अपनी बकवास बंद कर वरना बहुत मार खाएगा। रौनक उसकी पकड़ से छूटते हुए एक तकिए को उठाकर आयान के मुंह पर मार देता है। तेज टॉवल बांधते हुए बाथरूम से बाहर आया। तेज के बाहर आते ही रौनक आयान से बचने के लिए फटाफट बाथरूम के अंदर भागते हुए बोला, तू बता रहा है मेरे यार? तेज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां हो क्या रहा था। आयान बाथरूम के दरवाजे को घूरते हुए रूम से निकल गया। रूम से निकलकर वो सीधा संजू के कमरे की ओर बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो और संजू साथ में निकले। आयान संजू का बैग लेते हुए जा रहा था। तभी उन दोनों के सामने से महिका आती हुई दिखाई दी। महिका का ध्यान अभी उन पर नहीं था क्योंकि वो अपने फोन में देख रही थी। संजू महिका की तरफ भागते हुए बोली, माहिनी। आयान तेज आवाज में बोला, संभल कर गुड़िया, गिर जाओगी। संजू और आयान की आवाज सुनकर महिका के कदम अपनी जगह थम गए। उसने आयान को देखा जो व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहना हुआ था। शर्ट के कुछ बटन्स खुले हुए थे जिससे कि उसका चौड़ा सीना शर्ट से बाहर झांक रहा था। आयान बहुत हैंडसम लग रहा था। महिका तो आयान को देखती ही रह गई। संजू महिका से बोली, अरे दी कहाँ खो गई? महिका आयान पर से नजरें हटाते हुए खुद में बड़बड़ाई, तुम्हारे भैया में। फिर वो संजू से बोली, कहीं नहीं, चलो आंटी वेट कर रही होंगी। संजू बोली, हाँ आपने सही बोला, मॉम फिर मुझे डांटेंगी कि मैं कितना सोती हूँ। इतना कहकर वो तेजी से सीढ़ियों से उतरने लगी। आयान महिका को एक नजर देखकर आगे जाने लगा। महिका ने पीछे से आयान को देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मेजर साहब। महिका की आवाज सुनकर आयान के कदम अपनी जगह रुक गए। अब क्या करने वाला है आयान? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आयान को सोचकर महिका का जवाब दिए वहीं आगे जाने लगा। एक गहरी सांस लेकर बोली, उफ, लड़कियों से ज्यादा नखरे और एटीट्यूड तो मेरे मेजर साहब में है। इन्होंने तो लड़कियों को भी पीछे छोड़ दिया और यही अदा तो आके मुझे भाती है। फिर उसने आयान को बड़ी शिद्दत से देखा और कहा, कमाल की अदा है आप मेजर साहब, बाल भी दिल पर और राज भी दिल पर। आयान महिका से ज्यादा दूर नहीं गया था, इसलिए महिका के हर शब्द उसके कान तक पहुंच रहे थे। उसने पलटकर महिका को घूर कर देखा। महिका ने उसे आंख मार दी। आयान गुस्से से महिका को देखने लगा। एक पल के लिए उसके मन में आया कि जहां वो खड़ी है वहीं से महिका को धक्का दे दे। वो महिका को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए डाइनिंग टेबल की ओर चला गया। महिका भी अपना चेहरा सख्त करते हुए आयान के पीछे चली गई। मालिनी जी ने प्यार से महिका के सर पर हाथ फेरा। आयान जब वहां पहुंचा तो रोहन और संजू आपस में लड़ रहे थे। आयान ने दोनों
मुंह भूल गया। कुछ देर में ताहिरी, रौनक और तेज भी आ गए। सब नाश्ता करते हुए बात कर रहे थे। महिका का ध्यान तो खाने में कम और आयान के ऊपर ज्यादा था। वहीं आयान ने एक बार भी महिका की ओर नहीं देखा और वहीं रौनक और ताहिरी चुपके चुपके एक दूसरे को देखते जा रहे थे और तेज अपने जासूस दिमाग को लगाते हुए उन चारों पर नजर जमाए हुए था। उसे बस एक ही डर था कि कहीं वो अकेला ही सिंगल न रह जाए। नाश्ते के बाद यश जी ऑफिस के लिए निकल गए। कल्याणी जी आयान से बात करने लगी। महिका वहीं सोफे पर बैठी आयान को देख रही थी। उसकी नजर ही नहीं हट रही थी आयान पर से। तभी ताहिरी उसके बगल में बैठते हुए बोली, बस करो, कितना ताड़ेगी, नजर लगाएगी क्या? ताहिरी के कहने पर भी महिका पर कोई असर नहीं हुआ। ताहिरी महिका के माथे को छूते हुए बोली, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरे सामने वही हिटलर महिका सिंह बैठी है। अरे कुछ तो शर्म कर, आंटी दादी संजू सब यहीं पर है और तू है कि उन पर से नजर ही नहीं हटा रही है। माना कि वो बहुत हैंडसम है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तू उन्हें ऐसे देखती रहे। संभल कर, कहीं तो मेजर के गुस्से का शिकार न बन जाए। उनका गुस्सा बहुत खतरनाक है। महिका ताहिरी की बातों से इरिटेट हो रही थी। उसने मुश्किल से आयान पर से ध्यान हटाकर ताहिरी को घूरते हुए कहा, अच्छा लगता है तुझे मुझसे ज्यादा पता है मेजर साहब के बारे में, क्यों? महिका के ऐसे बोलने से ताहिरी हड़बड़ा गई और वो बोली, अरे नहीं, मुझे कैसे पता होगा, मैंने तो बस सुना है। आयान अपना कोट लेकर घर से बाहर चला गया। रौनक आयान को देखते हुए बोला, ये तो कहाँ जा रहा है, बेस पर नहीं चल रहा क्या? आयान कुछ कहता कि उससे पहले ही रोहन भागते हुए वहां पर आया और आयान को 2 फाइल्स पकड़ा दी। तेज बोला, ये क्या है? रोहन फीकी हंसी हंसते हुए बोला, वो क्या है ना भाई, डैड ने मुझे आज एक मीटिंग अटेंड करने के लिए कहा है और आज मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। लेकिन डैड से ये कहने की हिम्मत नहीं है, इसलिए मैंने भाई को बोल दिया मेरी जगह वो मीटिंग अटेंड करेंगे। 2 घंटे की मीटिंग भैया आधे घंटे में निपटा लेंगे। तेज हंसते हुए बोला, ओह तो इस बार भी तुमने शेर को फंसा ही दिया, हाँ? आयान फाइल को देखकर रोहन के सर पर हाथ रखते हुए बोला, ठीक है मैं सब कुछ संभालूंगा, तो अच्छे से अपना मैच खेलना और ज्यादा ध्यान जीतने के बजाय खेल पर लगाना। तुझे अपना बेस्ट देना है, ऑल द बेस्ट। रोहन आयान के गले लगते हुए बोला, भैया यू आर द बेस्ट, आप इस वर्ल्ड के सबसे अच्छे भैया। अच्छा ठीक है, अब मैं निकलता हूँ। तेज और रौनक ने भी उसे बेस्ट ऑफ लक कहा। रौनक उन्हें थैंक्स बोलते हुए अपनी किट लेकर आंखों पर चश्मा चढ़ाते हुए बाइक लेकर वहां से निकल गया। आयान ने तेज और रौनक से कहा, तुम दोनों जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। रौनक आयान के कंधे पर हाथ रखते हुए जाने लगा। तभी उसे थोड़ी दूर खड़ी ताहिरी दिखाई दी, जो हाथों से उसे बाइक का इशारा कर रही थी। रौनक के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो भी ताहिरी को बाय करके तेज के साथ निकल गया। मालिनी जी के कहने पर आयान संजू और महिका को अपने साथ लेकर जा रहा था कि रास्ते में वो उन्हें ड्रॉप कर देगा। संजू पीछे बैठी हुई थी, महिका आयान के साइड वाली सीट पर बैठी थी। महिका तो आयान के साथ बैठने से ही खुश हो गई थी। उसे तो बस आयान का साथ चाहिए था, वो इसी में खुश थी। वो बार बार आयान को देख रही थी और आयान भी ये समझ रहा था, लेकिन उसने महिका की ओर एक बार भी नहीं देखा। आज आयान कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था। आखिर वो बिजनेस मीटिंग के लिए जो जा रहा था। आयान ने गाड़ी कॉलेज के बाहर रोक दी थी। महिका ने इस पर कुछ नहीं कहा। वो पूरे रास्ते चुप थी और उसकी ये चुप्पी आयान को खल रही थी, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। महिका एक नजर आयान को देखकर गाड़ी से उतर गई। महिका संजू के साथ कॉलेज के अंदर चली गई थी, लेकिन आयान अभी भी वहां पर था। वो बस एक टक उधर दिख रहा था जहाँ से महिका गई थी। वो एक सिगरेट जलाकर अपने होठों के बीच रखकर महिका के बारे में सोचने लगा। कानपुर स्टेशन। एक लड़की ट्रेन से उतरी। उसने अपने चेहरे पर एक मास्क लगाकर रखा था। उसके पीछे 2-3 लोग और उतरे और उसके पीछे ही चलने लगे। वो लड़की स्टेशन से बाहर आई, तभी उसके पास एक आदमी ने आकर उसे एक बाइक की चाबी देकर बाइक की ओर इशारा करके वहां से चला गया। वो लड़की बाइक लेकर वहां से निकल गई। कुछ देर बाद उसने एक ढाबे के पास आकर बाइक रोकी और अपना मास्क निकालकर उस ढाबे के अंदर चली गई। वहां पहले से ही एक लड़की मौजूद थी जिसने एक ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था। उस लड़की को देखकर वो अपनी जगह पर से खड़ी हुई और बोली, ताहिरी मैम आप आ गई? ताहिरी अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोली, हाँ आयशा बैठो तुम। ताहिरी के कहते ही आयशा वापस अपनी जगह पर बैठ गई। ताहिरी यहाँ वहाँ देखते हुए बोली, सब ठीक तो है ना? आयशा ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ मैम सब कुछ ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है। ताहिरी आयशा को गौर से देखते हुए बोली, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ, काफी टाइम बाद तुमसे मुलाकात हुई है। आयशा मुस्कुराते हुए बोली, मैम आपके और बॉस की वजह से आज हम एक बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। हम भी आपसे काफी वक्त से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन हमारे पास कोई जरिया ही नहीं था। जब हमें पता चला कि आपको हमारी जरूरत है तो हम खुश हो गए। हम सच में बहुत खुशनसीब हैं जो बॉस के किसी काम आ सके। ताहिरी आयशा का हाथ पकड़ते हुए बोली, ऐसी बातें मत करो, तकलीफ होती है और तुम इतने कम टाइम में मुझसे मिलने आई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आयशा ने ताहिरी से सवाल किया, क्या बॉस आपके साथ यहाँ नहीं आई? उसके सवाल पर ताहिरी ने अपना सर नाम हिला दिया। आयशा उदास होकर बोली, हम बॉस से एक बार मुलाकात करना चाहते थे और उन्हें शुक्रिया कहना चाहते थे, लेकिन लगता है कि अब ये दिन कभी नहीं आएगा। इतना कहकर उसके गालों पर से एक आंसू की बूंद गिर गई। ताहिरी उस बूंद को आयशा के गालों पर से हटाते हुए बोली, अरे पागल रो क्यों रहे हैं? बॉस की परछाई आ गई है ना तुमसे मिलने, और रही माही की बात तो वो तुमसे जरूर मिलेगी। आयशा मुंह बनाकर बोली, हम क्या जानते नहीं है, जब तक वो खुद ना चाहे हम कभी उनसे नहीं मिल सकते और वो ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। वो हम जैसे छोटे लोगों से कैसे मिलेंगी? ताहिरी आयशा को घूरते हुए बोली, ये मत भूलो तुम कि तुम उसकी परछाई से उसकी बुराई कर रही हो, वो इतनी बुरी भी नहीं है। आयशा हड़बड़ाकर बोली, अरे नहीं मैडम, हमारा वो मतलब नहीं था, वो तो हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है, हम उनकी बुराई कभी ख्वाब में भी नहीं कर सकते। ताहिरी बोली, अच्छा ठीक है चलो पहले कुछ खाते हैं, मुझे भूख लगी है। इतना कहकर उसने अपने लिए और आयशा के लिए खाना मंगवाया। खाना खाने के बाद आयशा ताहिरी से बोली, अब आप कहाँ जाएंगी? आप चाहे तो मेरे घर रुक सकती हैं। ताहिरी मना करते हुए बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे काम पूरा करके जल्दी से माही के पास जाना है, मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकती। ताहिरी की बात सुनकर उसने अपना सर हाँ में हिला दिया, फिर अपने बैग से एक नोट निकाला और वो नोट ताहिरी की ओर बढ़ा दिया। ताहिरी उस नोट को गौर से देखने लगी। आयशा ताहिरी से बोली, इस नोट पर जो रेड कलर के नंबर लिखे हैं वो आप उन लोगों को बता देना, वो लोग आपको श्रुति रानी से मिलने देंगे, वहाँ पर बहुत खतरा हो सकता है, आपको बहुत ध्यान रखना होगा। ताहिरी उस नोट को अपनी जैकेट के अंदर वाली पॉकेट में रखते हुए बोली, तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, वैसे भी उस औरत से कुछ पुराना हिसाब करना है। आयशा ने अपना सर हाँ में हिला दिया। ताहिरी उसे बोली, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते छोड़ दूंगी। आयशा अपना बैग लेकर ताहिरी के साथ उसकी बाइक पर निकल गई। ताहिरी अपनी बाइक चला रही थी, तभी उसने साइड मिरर से देखा कि 2 ब्लैक कलर की कार्स उसका पीछा कर रही थी। ताहिरी ये देखकर कुछ सोचने लगी और एक हाथ से फोन निकालकर किसी को मैसेज भेज दिया। फिर वो आयशा से बोली, कसकर पकड़ लो और अपनी आंखें बंद कर लो। आयशा उसकी बात सुनकर ताहिरी को कस के पकड़ लेती है और अपनी आंखों को बंद कर लेती है। ताहिरी फुल स्पीड करके बाइक को भगाने लगती है। उस सड़क पर गाड़ियों के बीच से बाइक को टेढ़ी मेढ़ी करके निकाल रही थी। उसके पीछे आती 2 ब्लैक कलर की कार्स ने भी अपनी फुल स्पीड कर दी थी। ताहिरी ने एक पतली सी गली से
अपनी बाइक को मोड़ लिया। वो कार वाले उस गली में नहीं जा सकते थे तो वो लोग रोड पर रुककर किसी को कॉल करने लगे। ताहिरी कानपुर की गलियों में बाइक को भगाई जा रही थी। उसने मिरर में देखा कि अब उसकी बाइक के पीछे कोई नहीं था। कहीं दूसरे देश में एक भूतिया जैसे दिखने वाले घर में रंगा लैपटॉप में कुछ ढूंढ रहा था। उसे अपने बॉस को कुछ खबर देनी थी, लेकिन कैसे दे ये उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके पास एक फोन आया। वो फोन उठाकर बोला, हाँ बोलो। कुछ अच्छा ही बोलना। फोन के दूसरी तरफ से एक आदमी बोला, सर जो डील होने वाली थी उन लोगों ने कैंसिल कर दी। उन्होंने कहा है कि वो हमारे साथ कोई डील नहीं करना चाहते। उन्होंने किसी और गैंग के साथ डील फाइनल कर दी है। उन्होंने कहा कि वहां पर उनका फायदा हो रहा है जबकि हमारे साथ उनका नुकसान होना तय था। रंगा उस पर चिल्लाते हुए बोला, तुम पागल हो गए हो क्या? तुझे पता भी है कि तू क्या रहा है? पहले ही हमारी सारी डील्स ऐसे ही कैंसिल हो गई। नुकसान पर नुकसान होता जा रहा है। अब अगर बॉस को ये पता चला तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इतना कहकर उसने फोन को दीवार पर मार कर तोड़ दिया और अपना सर पकड़ कर बैठ गया। उसने जल्दी से कुछ फाइलें लेकर अपने दोनों आदमियों को बॉस के पास भेज दिया। वो दो आदमी डरते डरते एक रूम में गए। रंगा वहीं बाहर खड़ा था और इधर से उधर टहल रहा था। कुछ देर में उसे गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। वो समझ गया कि उन दोनों की जिंदगी खत्म हो चुकी है। तभी एक बेल बजी। वो बेल रंगा के लिए थी। रंगा खुद में बड़बड़ाया, अब लगता है मेरी बारी है। ऊपर देखते हुए एक गहरी सांस भर के वो अंदर चला गया। रौनक और ताहिरी के बीच क्या होगा आगे? क्या उनकी ये दोस्ती अंदर घोर अंधेरा छाया हुआ था। वहां का तापमान गिरा हुआ था। एक बड़ी सी चेयर पर एक शख्स बैठा था जिसके राइट हैंड पर बिच्छू का टैटू बना हुआ था। वो उसी हाथ से गन को पकड़कर गोल गोल घुमा रहा था और दूसरे हाथ से एक कश लिया जा रहा था। रंगा ने सामने देखा। अभी आए दो आदमियों की लाशें वहीं पर पड़ी हुई थी। पूरे फर्श पर खून ही खून बह रहा था। रंगा डरते हुए बोला, जी बॉस। वो आदमी उसके मुंह पर वही दो फाइलें फेंकते हुए अपनी भारी आवाज में बोला, मुझे लगता है कि अब तुम किसी काम के नहीं रहे। क्यों? रंगा जल्दी से बोला, नहीं बॉस, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वो आदमी रंगा को एक लात मारकर चिल्लाते हुए बोला, कोशिश? क्या कोशिश कर रहे हो तुम? अभी तक मुझे अपने दुश्मन की कोई खबर ही नहीं हो रही जो मुझे बर्बाद किया जा रहा है। ये कोशिश कर रहे हो तुम? रंगा जो लात खाने से जमीन पर गिरा हुआ था वो जमीन को घूरते हुए बोला, बॉस मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ, लेकिन जब भी हमें कुछ पता चलने वाला होता है अचानक से सब गड़बड़ हो जाती है। हम अपने जो भी लोग भेजते हैं उनमें से कोई भी जिंदा लौटकर वापस नहीं आता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कौन है जो अपना एक सबूत भी नहीं छोड़ रहा, लेकिन वो जो कोई भी है बहुत शातिर और बहुत ताकतवर है। वो आदमी रंगा का कॉलर पकड़कर उसे उठाकर दूसरी तरफ फेंकते हुए बोला, मैंने तुम्हें उसकी तारीफ करने के लिए नहीं बुलाया है। तुम्हें पता भी है मेरे कितने करोड़ों का नुकसान हुआ? मेरी पूरी 5 गैंग खत्म हो गई है। फिर वो दूसरे सिगार को अपने मुंह में रखते हुए बोला, अब सब कुछ मैं खुद करूंगा, तुम यहाँ से जाओ। रंगा अपनी जान बचाकर वहां से जल्दी से भाग गया। उस आदमी ने किसी को फोन लगाया। दूसरी तरफ से किसी ने फोन उठाया। वो आदमी बोला, जितेश मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। सामने वाली की बात सुनकर वो आदमी गुस्से में बोला, एक हफ्ते तक मैं इंतजार नहीं कर सकता, 3 दिन बाद आकर मुझसे मिलो जल्दी। सामने से फिर कुछ बोला गया। उस आदमी ने ओके कहकर फोन काट दिया। फिर एक शब्द चबाते हुए बोला, तू जो कोई भी है ज्यादा दिन तक मुझसे नहीं बचेगी। इंडिया मनाली में एक रूम में एक आदमी जमीन पर गिरे आदमी पर घूसे बरसाया जा रहा था। उसे देखने से ही लग रहा था कि उसे कितना टॉर्चर किया गया था। वो आदमी उसे मारते हुए बोला, बता बता कहां पर है तेरे और साथी, बोल मुंह खोल अपना। इतना कहकर वो एक डंडा लेकर उसे मारने लगा। मार खाता आदमी लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, तुम मुझे चाहे जान से मार दो, लेकिन मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ये सुनकर वो आदमी उसके मुंह पर लगातार घूसे मारने लगा। तभी उस रूम का दरवाजा खुला और एक शख्स अंदर आया। उस शख्स को देखकर वो आदमी जल्दी से सीधा खड़ा हो गया और बोला, जय हिंद सर। आयान ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए उसे जय हिंद कहा। फिर उसने उससे पूछा, इसने कुछ बताया? वो आदमी हाफते हुए बोला, नो सर, इसने कुछ नहीं बोला, ये कुछ भी बताने से मना कर रहा है। फिर आगे उस आदमी की ओर देखते हुए बोला, ये कुछ ज्यादा ही ईमानदार है। आयान उस आदमी को घूरते हुए बोला, तुम जाओ, अब मैं देख लूंगा। वो ऑफिसर रूम का दरवाजा बंद करके वहां से चला गया। आयान अपनी शर्ट की स्लीव मोड़ते हुए उस आदमी की ओर बढ़ने लगा। वो आदमी पहले ही आयान के वहां आने से कांप गया था और उसका चेहरा देखकर वो मुश्किल से सांसें ले पा रहा था। जब उसने आयान को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो पीछे खिसकते हुए डर कर बोला, सर मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। आयान ने उसे डरावनी आवाज में कहा, अभी पता चल जाएगा तू कितना सच कह रहा है। आयान ने फिर उसकी अच्छे से धुलाई की। वो बस अपनी जान खोने जा रहा था। उससे पहले ही आयान ने उसे सब कुछ उगलवा लिया था जो भी उसे जानना था। कुछ देर बाद आयान वहां से बाहर निकला और एक गैलरी से होते हुए दूसरे रूम में चला गया और एक सिगरेट निकालकर उसके कश लेने लगा और सोफे पर बैठकर लैपटॉप के कीबोर्ड पर कुछ लिखने लगा। तभी वहां रौनक और तेज आए। रौनक ने आयान की ओर एक फाइल को बढ़ा दिया। आयान उस फाइल को देखकर अपना काम करने लगा। रौनक ने आयान से पूछा, क्या उसने सब बता दिया? आयान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद उसके बदले तेज बोला, रोनी तुझे क्या लगता है वो अपने शेर को सामने देखकर चुप रह पाएगा? उसने एक तोते की तरह सब कुछ बता ही दिया होगा। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ तो रौनक ने बाहर मौजूद शख्स को अंदर आने की परमिशन दी। 2 ऑफिसर्स ने आकर तीनों मेजर्स को सैल्यूट किया तो तीनों ने अपना सर हाँ में हिला दिया। आयान उससे बोला, उसका इलाज करवाओ, इतनी आसानी से वो भी मरना नहीं चाहिए, उसे इतनी आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए। उसने कड़कती आवाज में कहा था, जिससे उन दोनों ऑफिसर्स ने डरते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया और एक फाइल को आयान की टेबल पर रख दिया। फिर वो दोनों तीनों मेजर्स को सैल्यूट करते हुए वहां से चले गए। आयान उन ऑफिसर्स की लाई हुई फाइल्स को देखने लगा। उसकी पहली सिगरेट खत्म हो गई थी तो उसने दूसरी सिगरेट को जलाकर अपने दांतों के बीच में रख लिया। फाइल पढ़ते हुए वो रौनक और तेज से बोला, उस बार डांसर का कुछ पता चला? तेज उसकी आवाज सुनकर सीरियस होकर बोला, नहीं वो फरार है, लेकिन हम उसे ट्रेस कर लेंगे और जल्द ही वो हमारे कब्जे में होगी। रौनक आयान से बोला, हमें उन लोगों से पहले उसे पकड़ना होगा। फिर आयान अपने मुंह से धुआं छोड़ते हुए उन दोनों को कुछ बताने लगा। कानपुर में ताहिरी ने अपनी बाइक किसी जगह पर आकर रोक दी। वो यहाँ आना नहीं चाहती थी लेकिन उसे यहाँ आना पड़ा। वो अपने चेहरे को अच्छे से कवर करते हुए एक गहरी सांस लेकर आगे बढ़ने लगी। वो बिना किसी पर ध्यान दिए एक गली में सीधा चलती जा रही थी। उसकी दोनों हाथों की मुट्ठियां आपस में भींची हुई थी। वो इस वक्त रेड लाइट एरिया में थी। वहां के माहौल में वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। उसका दम घुट रहा था। वो फिर भी आसपास ध्यान न देते हुए सीधा चलती जा रही थी। फिर ताहिरी एक बड़े से गेट के पास आकर रुकी। वहां कुछ लोग पहरेदारी कर रहे थे। ताहिरी को देखकर उनमें से एक शख्स उसके पास आते हुए बोला, आप यहाँ क्या कर रही हैं मोहतरमा? फिर उसे ऊपर से लेकर नीचे देखते हुए बोला, आप दिखने में तो किसी अच्छे घर की लड़की लगती हैं, तो किस काम के लिए यहाँ पर आई हैं? ये कहते हुए उसने ताहिरी पर गन तान दिया। ताहिरी ने अपनी जैकेट से आयशा का दिया हुआ नोट निकालकर उस आदमी की ओर कर दिया। वो आदमी उसे देखते हुए नोट को पकड़ लेता है। फिर उस पर लिखे नंबर्स को देखकर उसने जल्दी से ताहिरी के ऊपर से गन हटा लिया और उसे देखते हुए अपने साथियों के पास वापस जाकर कुछ बात करने लगा। फिर ताहिरी के पास आकर बोला कि आप कौन तक ले जाएगा? इतना कहकर उसने एक शख्स की ओर इशारा किया।
ताहिरी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। उस शख्स ने ताहिरी को अपने पीछे आने का इशारा किया। ताहिरी चुपचाप उसके पीछे जाने लगी। वो आदमी एक बड़े से हॉल से होते हुए एक जगह पर आकर रुका और फिर वाले के बड़े बड़े पर्दों को हटाने लगा। वहां से एक शख्स बाहर निकला। वो आदमी ताहिरी से बोला, आगे आपको ये लेकर जाएंगे। फिर वो आदमी दूसरे आदमी से कुछ बात करने लगा। ताहिरी फिर से उसके पीछे जाने लगी। ताहिरी को जाते हुए देखकर पहले वाले आदमी ने अपना फोन निकालकर किसी के पास एक मैसेज सेंड किया। ताहिरी ने चलते चलते ही अपना फोन निकालकर किसी को एक मैसेज भेज दिया। वो आदमी उसे एक बड़े दरवाजे के पास लेकर गया था। उस आदमी ने उस दरवाजे पर नॉक किया तो अंदर से दो आदमियों ने दरवाजा खोला। ताहिरी को देखते हुए उन दोनों आदमियों से वो बोला, ये मोहतरमा रानी से मिलने आई है। ये कहकर उन दोनों आदमी ने पहले एक दूसरे को देखा और फिर ऊपर से लेकर नीचे तक ताहिरी को। ताहिरी अपने मन में बोली, एक बार मेरा काम हो जाए, सबकी आंखें ना निकाली ना तो मेरा नाम भी ताहिरी नहीं। तभी उनमें से एक आदमी ने दो लड़कियों को वहां पर बुलाया। वो दोनों लड़कियां ताहिरी के पास आते हुए बोली, आपको हमारे साथ चलना होगा क्योंकि हमें आपकी चेकिंग करनी है। ताहिरी उन्हें घूरते हुए बोली, और वो किसने? तभी उन दोनों आदमियों में से एक आदमी बोला, ये हमारी श्रुति रानी की सेफ्टी के लिए है। ताहिरी खुद में बड़बड़ाई, अब इन लोगों को भी सेफ्टी चाहिए। फिर वो अपना सर हाँ में हिलाकर उन दोनों लड़कियों के पीछे चली गई। उन दोनों ने ताहिरी के फेस पर से उसका मास्क हटा दिया था। ताहिरी ने अपना मास्क हटा लिया। ताहिरी उन दोनों को घूरकर बोली, तुम दोनों को ऐसे काम करते हुए शर्म नहीं आती? अच्छी जिंदगी क्यों नहीं जीते? ऐसा क्या दुख था जो इन सब पे पड़ गई? पहले तो वो दोनों लड़कियां चौंक गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी ताहिरी के ऐसे कहने पर। फिर भी वो दोनों चुप ही रही। ताहिरी ने उन दोनों के चेहरे पर उदासी को साफ साफ देख लिया था। ना ही उनके चेहरे पर कोई जीने की इच्छा दिखाई दी थी और ना ही कोई खुशी। उनमें से एक लड़की ताहिरी की जैकेट को चेक करते हुए बोली, अपनी मर्जी से यहाँ कौन आना चाहता है? ताहिरी एक फीकी हंसते हुए बोली, जब तक तुम कुछ न करो किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई तुमसे जबरदस्ती करा सके। ताहिरी की बात पर दूसरी लड़की ताहिरी को घूरते हुए बोली, तू जानती क्या है हमारे बारे में जो ये सब कह रही है? यहाँ काम से आई है तो वो काम कर, हमसे सवाल जवाब करने का कोई हक नहीं है तेरा। ताहिरी उस लड़की को घूरते हुए बोली, बहुत अकड़ है तुम पर ये अकड़ किस बात का है? दूसरी लड़की बोली, हाँ है, आखिर मैं इतनी खूबसूरत जो हूँ और तू होती कौन है मुझे ज्ञान देने वाली? अगर अब कुछ भी खाना तो देख लेना। ताहिरी बोली, तो चल देख लेते हैं कि कौन क्या कर सकता है। वो पहली लड़की जो थोड़ी मासूम दिखाई दे रही थी, जिससे पहले ताहिरी की बात का जवाब दिया था, वो कब से उन दोनों को देख रही थी। उन दोनों को एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए देखकर जल्दी से दोनों के बीच में आ गई और बोली, आप दोनों क्या कर रही हैं? और आप दोनों लड़ रही हैं? आप दोनों अलग अलग हैं और दोनों की दुनिया अलग अलग है और ये जानते हुए भी एक दूसरे से लड़ रही हैं आप। फिर वो ताहिरी को देखते हुए बोली, आप यहाँ रानी सा से मिलने आई हैं, उनसे मिलकर जल्दी से आप यहाँ से चली जाइए। ये जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कब कौन यहाँ कैसे कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए आप यहाँ से जल्दी से निकल जाना प्लीज। ताहिरी अपना जैकेट पहनते हुए बोली, मैं तो बस तुम लोगों के बारे में जानना चाहती थी और तुम लोगों को देखकर साफ लग रहा था कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हो। तभी गेट पर नॉक करते हुए एक आदमी बोला, कितनी देर और? दूसरी लड़की चिढ़ते हुए उस आदमी पर चिल्लाकर बोली, आ रहे हैं ना, अब चेक भी ना करें अच्छे से, और अगर बात है इसके पास कोई हथियार हुआ तो इसने एक पल में उसे मार दिया तो तुम सब तो पागल कुत्तों की तरह हमारे पीछे पड़ोगे ना। बाहर से कोई आवाज नहीं आई। दूसरी लड़की आगे चलकर बोली, चलो अब हो गया। ताहिरी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, लेकिन मुझे जानना है कि तुम दोनों यहाँ कैसे और क्यों हो। वो दूसरी लड़की ताहिरी को घूरते हुए बोली, क्यों? तू कहीं मसीहा है जो हमें यहाँ से निकालेगी? जाकर अपना काम कर और मुझसे तो दूर ही रहे। इतना कहकर उसने ताहिरी का हाथ अपने कंधे से हटा लिया। ताहिरी का मन तो कर रहा था कि उस रानी को मारने से पहले इसे ही मार डाले। आखिर ताहिरी कानपुर क्यों गई थी और उस कागज में क्या लिखा हुआ था? रंगा का बॉस कौन है और कैसे उसे बर्बाद कर रहा है? क्या वो उसका पता लगा पाएगी? क्या आयान उस बार डांसर को पकड़ पाएगा? क्या सच में ताहिरी रानी को मार देगी या फिर खुद कोई मुसीबत में पड़ जाएगी? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए वही तेरी दीवानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। यहाँ वहाँ थे और जगह पे बड़े पर्दे थे और ऊपर छोटे छोटे झूमर टंगे हुए थे। ताहिरी कुछ सोच रही थी। उसने अपना फोन निकाल कर देखा, नेटवर्क था लेकिन हाँ फोन नेटवर्क नहीं आ रहा था। ये देखकर ताहिरी के चेहरे पर एक डेविल चोली पहने हुए वहां आ रही थी। उसने अपने मुंह में पान ठूस रखा था। ताहिरी उसे ऐसे घूर रही थी जैसे शेष हिरन को घूरता है। वो औरत अपनी कमर मटकाते हुए चलकर आई और उसके सामने रखे सोफे पर बड़ी अदा के साथ बैठ गई। वो ताहिरी को देखकर पान को थूकते हुए बोली, तो वो आप हैं जिसके पास वो नोट था? इसका मतलब ये है कि आप हमारे खास कस्टमर्स में से हैं। वो कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन हम कहीं मिले हैं ऐसा तो मुझे नहीं लगता। ताहिरी अपने पैर के ऊपर दूसरे पैर को चढ़ाते हुए बोली, आपके तो बहुत से खास कस्टमर्स हैं तो आपको कैसे याद होगा श्रुति जी? रानी मुस्कुराकर बोली, बात तो एकदम पते की है। अगर वो नोट आपके पास था तो इसका मतलब आप हमारे लिए बहुत खास है, तो क्यों ना पहले कुछ खातिरदारी हो जाए। ताहिरी का मन तो कर रहा था कि वो अभी एक साथ कई मुक्के उसके चेहरे पर दे मारे, लेकिन उसने बाहर से खुद को शांत करके रखा था। वो शांति से बोली, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, काम की बात कर ले। रानी बहुत ही गंदी हंसी हंसते हुए बोली, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी, आप बिल्कुल मेरी ही तरह बातें करती हैं। ताहिरी अपने मन में बोली, तू सिर्फ कुछ मिनट रुक जा, तेरे चेहरे की हवाइयां नहीं उड़ाए ना तो कहना। श्रुति फिर दूसरा पान मुंह में ठूसते हुए बोली, तो बताओ हम आपकी सेवा कैसे कर सकते हैं? आप किसके लिए चाहती हैं? आपके हस्बैंड के लिए या आपके बॉयफ्रेंड के लिए जिसे आप खुश नहीं कर पा रही? ताहिरी अपने गुस्से को दबाते हुए बोली, उसकी चिंता तुम मत करो, मेरे अंदर इतनी काबिलियत है। ये सुनकर श्रुति के चेहरे के भाव बदल गए थे। वो पान को थूकते हुए बोली, तो तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? ताहिरी एक डेविल स्माइल देकर बोली, अब करी ना मुद्दे की बात। फिर वो उसे घूरते हुए बोली, तो सुनो, मैं यहाँ क्वीन रिटर्न के हार का तीसरा टुकड़ा लेने आई हूँ। ये सुनते ही रानी के चेहरे के होश उड़ गए। वो हकलाते हुए बोली, क्या क्या कह रही हो? मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुझे कोई हारी चाहिए तो ज्वेलर शॉप में जाना या मेरे पास क्यों आई है? ताहिरी इसके बदलते भाव को देख रही थी। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि उसे जो चाहिए था वो यही मिलेगा। वो उसे घूरते हुए बोली, देख अपनी एक्टिंग बंद कर, मुझे पता है वो यही है और मुझे वो चाहिए। मैंने सुना है तेरा बड़े से बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है और वो तेरी मदद भी करते हैं और सिर्फ इसी वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी है उस हार के लिए। रानी पहले तो ताहिरी की बात सुनकर शॉक हो गई, फिर वो अचानक से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, हो मतलब तू जानती है इस बारे में, लेकिन अफसोस वो तुझे कभी नहीं मिलेगा। ताहिरी मुस्कुराकर बोली, वो तो मैं लेकर ही जाऊंगी। श्रुति ताहिरी को जानलेवा नजरों से देखते हुए बोली, तुम यहाँ से जिंदा जाओगी तभी तो लेकर जाओगी ना। इतना कहकर उसने साइड टेबल पर रखी एक बेल को बजा दिया। उसकी बेल बजाते ही वहाँ पर मौजूद सभी आदमी आ गए और कुछ लड़कियां भी थी। उनमें वो दो लड़कियां भी थी जो पहले ताहिरी से मिली थी। ताहिरी उन सबको देखते हुए बोली, अच्छा तो अपने पालतू कुत्तों को बुला लिया है तुमने? श्रुति ताहिरी को घूरते हुए सबसे बोली, ये यहाँ से जिंदा नहीं जानी चाहिए। ताहिरी अपने हाथों की उंगलियों को आपस में रगड़ते हुए बोली, कई दिनों से मेरे हाथ में बहुत खुजली हो रही थी लेकिन आज वो खुजली
मारने के लिए उसकी तरफ भागे, लेकिन वो ताहिरी को छुपा थे। उससे पहले ही ताहिरी ने उन पर वार करना शुरू कर दिया। ताहिरी ने कुछ लोगों को बहुत आसानी से निपटा लिया था। तभी पीछे से किसी ने ताहिरी की पीठ पर एक जोरदार डंडे से वार कर दिया, लेकिन इससे ताहिरी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो घूरते हुए उसकी तरफ बढ़ी। उसकी लाल आंखों को देखकर वो आदमी डर के पीछे हो गया और उसके हाथ से डंडा छूटकर नीचे गिर गया। ताहिरी ने अपने हाथ का मुक्का बनाकर उसके मुंह पर एक जोरदार वार किया और वो आदमी उसी वक्त बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सारी लड़कियां तो हैरानी से उसे देखे ही जा रही थी और वो दो लड़कियां तो आंखें फाड़कर उसे ही देख रही थी। दूसरी लड़की तो पहली लड़की के पीछे छुपी हुई थी कि कहीं वो ताहिरी की नजर में ना आ जाए। वहीं श्रुति हैरानी से उसे देख रही थी। ताहिरी बचे हुए लोगों को भी निपटाने लगी। रानी जल्दी से किसी को कनेक्ट करने की कोशिश करने लगी, लेकिन कर नहीं पाई। वो बाहर खड़े आदमियों को चिल्लाकर बुलाने लगी, लेकिन कोई भी अंदर नहीं आया। आता भी कैसे? उनके कानों में उसकी आवाज पहुंच नहीं रही थी। रानी ने जल्दी से एक लड़की को बाहर खड़े आदमियों को ऑर्डर देने के लिए कहा। वो लड़की दरवाजे के पास गई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने बहुत आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ताहिरी ने कुछ ही पलों में उन सबको धूल चढ़ा दी थी और वहां लगे पर्दों को खींचते हुए उन्हें पर्दों से बांध दिया था। रानी ये देखकर अपने सोफे पर रखे तकिए के पीछे से एक गन निकालकर उसे ताहिरी की ओर पॉइंट करने लगी। ये देखकर दूसरी लड़की चिल्लाई, अरे पीछे देखो! लेकिन इतने में रानी ने ताहिरी की ओर गोली चला दी थी, लेकिन ताहिरी जल्दी नीचे झुक गई और उठते ही दूसरी लड़की को शुक्रिया किया। रानी दूसरी गोली चला पाती कि उससे पहले ही ताहिरी उसकी तरफ भागते हुए उसके हाथ पर एक लात मार दी, जिससे कि गन दूर जाकर गिरा। रानी को लग रहा था कि अब बात उसके हाथ से निकलती ही जा रही थी, तो वो शांति से बोली, देखो ठीक है, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन वो तुम्हें खुद ढूंढना होगा। ताहिरी बोली, मतलब? रानी उससे बोली, मेरे पीछे आओ। ताहिरी कुछ सोचते हुए उसके पीछे जाने लगी। श्रुति रानी ताहिरी को लेकर एक छोटे से कमरे में गई। ताहिरी यहाँ वहाँ देखने लगी। तभी रानी ने अपनी नजरें टेढ़ी करते हुए ताहिरी को आसपास मग्न देखकर उसने जल्दी से सामने रखा एक छोटा सा चाकू उठा लिया और घूमकर ताहिरी के ऊपर वार कर लिया। वो चाकू ताहिरी को छुपा था। उससे पहले ही ताहिरी ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोली, हमेशा से पीछे से ही वार करना आता है, क्यों? फिर उसके हाथ से चाकू छीनकर उसके हाथ को मोड़ते हुए उस चाकू को उसकी गर्दन पर ही रख दिया और उसे घुटनों के बल बैठा दिया। ताहिरी उसकी गर्दन पर चाकू को दबाते हुए बोली, मुझसे होशियारी करने की कोशिश मत करना, वरना यही तुम्हारी गर्दन को तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगी और मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हें मरने से डर लगता है। तो अब तुम खुद सोच लो, तुम्हें मरना है या मुझे वो देना है? रानी डरते हुए बोली, प्लीज मुझे मत मारना, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगी, लेकिन मुझे मारना मत। देखो ये चाकू हटाओ, मुझे लग रहा है जल्दी हटाओ ऐसे। ताहिरी चाकू पर पकड़ मजबूत करके बोली, पहले मुझे उसका पता बताओ। रानी मुश्किल से बोली, ठीक है, लेकिन उसके लिए एक कोट चाहिए। ताहिरी ने उसे छोड़ते हुए एक दीवार पर लगा पर्दा खींच लिया और उस पर्दे से श्रुति रानी को बांध दिया। फिर उसकी तरफ चाकू पॉइंट करते हुए बोली, बोल अब। रानी हकलाते हुए बोली, वो बस मुझे इतना ही पता है और कुछ नहीं पता। ताहिरी ने ये सुनकर एक गहरी सांस ली और उस चाकू को उसकी हथेली के बीचों बीच मार दिया। वो चाकू उसकी हथेली के आर पार हो गया। रानी की दर्द की वजह से एक चीख निकल गई, जिससे उसकी चीख वहां पर गूंज उठी। उसकी चीख सुनकर बाहर जो लड़कियां खड़ी थी वो जल्दी से अंदर आई। अंदर का नजारा देखकर उनकी भी चीख निकल आई थी। रानी ने जब उन सब लड़कियों को देखा तो वो मुश्किल से बोली, देखो मुझे बचा लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और इस लड़की को पकड़ लो। ताहिरी ने उन लड़कियों को घूर कर देखा तो कोई भी लड़की उसकी मदद के लिए आगे नहीं आई और ना ही उन्हें उस पर जरा सा भी तरस आया, बल्कि उन्हें तो खुशी मिल रही थी उसकी ऐसी हालत देखकर। ताहिरी उसकी गर्दन पर चाकू गाड़ते हुए बोली, देख मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, चुपचाप बता दे वरना तेरी जिंदगी यही खत्म कर दूंगी। रानी बोली, हाँ ठीक है, वो देखो सामने जो पर्दा लगा है उसे हटाओ। ये सुनकर ताहिरी ने जल्दी से सामने लगे हुए पर्दे को उखाड़ फेंका। उसने देखा कि वहाँ छोटे छोटे 4 ड्रॉर्स बने हुए थे। रानी ने आगे कुछ नहीं कहा, जिससे ताहिरी गुस्से से बोली, आगे बात। रानी तब भी कुछ नहीं बोली। ये देखकर ताहिरी उस दूसरी लड़की के पास गई जिससे वो पहले मिली थी। ताहिरी उसे चाकू दिखाकर बोली, देख मेरी मदद कर, मैं वादा करती हूँ यहाँ से सबको निकालूंगी, बस मुझे जो चाहिए वो मिल जाए। ये सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे। दूसरी लड़की ने उसके हाथ से चाकू लिया और एक गहरी सांस लेकर रानी के पास जाकर उसकी गर्दन पर रख दिया। ये देखकर रानी बौखलाते हुए बोली, हराम, तुम मुझसे गद्दारी करेगी, तेरी तो वो हालत करूंगी। तो इससे आगे वो कुछ कह पाती कि उससे पहले ही ताहिरी उसके मुंह पर एक मुक्का मारते हुए बोली, अपनी बकवास बंद कर और चुपचाप बता। वो लड़की भी उसकी गर्दन पर चाकू घुमाते हुए बोली, देख जो ये कह रही है वो बता, वैसे भी तूने हमें किसी लायक नहीं छोड़ा, हम तो रोज तेरे मरने की दुआ करते हैं और तुझे इस हालत में देखकर सच में मन को बहुत सुकून मिल रहा है। आज मुझे लग रहा है कि सच में भगवान है। ये सुनकर रानी ताहिरी से बोली, रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है ना, उसे दबाओ। ताहिरी ने दीवार पर लगे लाल बटन को दबा दिया। उसके दबाते ही उसमें से कीबोर्ड जैसा एक डिवाइस बाहर निकल आया। रानी बोली, इसमें तुम्हें वो कोड डाला है तब ये ड्रॉर खुलेगा, अगर तुमने गलत कोड डाला तो ये कभी नहीं खुलेगा, इसके लिए बस एक ही चांस है तुम्हारे पास। ताहिरी उससे गुस्से में बोली, तो बता कोड क्या है? रानी बोली, मुझे नहीं पता। अब क्या करेगी ताहिरी? आखिर कौन है ये श्रुति रानी? क्या ताहिरी को क्वीन रिटर्न के हार का तीसरा टुकड़ा मिलेगा? क्या ताहिरी इस जगह से जिंदा जा पाएगी? लगी उसने कुछ ही मिनट में उसे हैक कर लिया और उस बिना कोड डाले दिया। ये देखकर रानी का मुंह खुला का खुला रह गया। को हैरानी से देखने लगी। ताहिरी ने उसे एक डेविल स्माइल दी। उसने उन 4 ड्रॉर्स के अंदर झांका जिसमें शीशे के अंदर 4 एक जैसे दिखने वाले हार थे। ये देखकर ताहिरी बुरी तरह से शॉक्ड हो गई। उसे इसके बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं था। तभी रानी जोर जोर से हंसने लगी। ताहिरी ने उसे घूर कर देखा। रानी बोली, तुझे क्या लगा इसे ले जाना इतना आसान है? आज तक मैं इनमें से असली कौन सा है नहीं पहचान पाई, तो तू क्या पहचान पाएगी? अगर तूने किसी गलत कांच को तोड़ा तो बाकी के तीनों अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। ताहिरी सुनकर परेशान हो गई। उसने ध्यान से उन 4 को देखा लेकिन उसे कोई फर्क नहीं नजर आया। उसे तो सब सेम ही लग रहे थे, सब एक जैसे चमक रहे थे। ये देखकर ताहिरी ने अपना हाथ दीवार पर मारा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। इतने पास पहुंचकर वो हार नहीं मान सकती थी। ताहिरी उन 4 को देखकर बोली, अगर माही होती तो क्या करती? अगर मैं इसमें नाकामयाब रही तो माही को मेरे ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। तभी वो दूसरी लड़की बोली, अरे अक्कड़ बक्कड़ करो ना, जिस पर रुका वही होगा। ताहिरी चिढ़कर बोली, ये कोई खेल नहीं है जो अक्कड़ बक्कड़ से हो जाएगा। मेरी एक गलती असली टुकड़े को खत्म कर देगी और बाहर के लोग भी जल्दी ही अंदर आते होंगे। वो कोई तरकीब लगा ही रही थी कि वहां पर मौजूद एक दरवाजा एक झटके से खुल गया। ताहिरी जल्दी से वहां देखने लगी। वहां पर मौजूद सब वही देख रहे थे। रानी को लगा कि उसके साथ ही आ गए हैं, लेकिन वहां पर 4-5 ब्लैक यूनिफॉर्म पहने बॉडीगार्ड्स आए थे। उनके चेहरे कवर थे और उनके हाथ में बड़ी बड़ी गन्स थी। ताहिरी उन्हें देखते ही पहचान गई। वो खुद से बोली, ये तो माही के पर्सनल गार्ड्स हैं जो हमेशा माही के आसपास रहते हैं। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्हें तो माही के पास होना चाहिए। वो उनसे कुछ पूछ पाती कि उससे पहले ही वहां पर एक शख्स की एंट्री हुई। वो ऊपर से लेकर नीचे तक ब्लैक कपड़ों से कवर्ड था। ब्लैक टाइट जीन्स, ब्लैक लॉन्ग कोट, ब्लैक बूट्स, चेहरे पर ब्लैक मास्क। उसके बाल कोट के अंदर थे लेकिन उसके बालों की कुछ लटें चेहरे पर आ रही थी। उसकी आंखों के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। ताहिरी ने उसे देखते ही पहचान लिया। उन बॉडीगार्ड्स ने रानी को पकड़ लिया था जिससे कि वो पागलों की तरह चिल्लाए जा रही थी। ताहिरी उस शख्स के पास जाते हुए बोली, माही तो यहाँ? महिका उसे देखते हुए एक कड़क लहजे में बोली, मुझे लगा तुझे मेरी मदद चाहिए, क्या हुआ? मिल गया हार? ताहिरी ने उन 4 ड्रॉर्स की तरफ इशारा किया। महिका जल्दी से उनके पास जाकर उन 4 को देखने लगी। ताहिरी ने उसे वही बताया जो रानी ने उसे बताया था। महिका ने
एक एक को बड़े गौर से देखा। ताहिरी चिढ़ते हुए बोली, मुझे तो ये सब बिल्कुल सेम ही लग रहे हैं, कुछ अलग ही नहीं दिख रहा। तीसरे ड्रॉ को देखते हुए महिका की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। उसने झटके से उस कांच पर मुक्का मारकर उसे तोड़ दिया। जैसे ही उसने वो कांच तोड़ा, वहां पर पूरा सन्नाटा छा गया। सिर्फ कांच के गिरने की आवाज आ रही थी। रानी भी हैरानी से महिका को देख रही थी। आज तक कभी उसे नहीं पता चला कि उसमें से असली कौन सा है, तो इसे कैसे पता चल गया? आखिर कौन थी ये? वो यही सब सोच रही थी। ताहिरी ने बाकी तीनों को देखा जो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन वो धीरे धीरे शीशे के अंदर ही पिघलने शुरू हो गए थे। ताहिरी हैरानी से महिका को देखते हुए बोली, बॉस ये क्या है? आपने गलत वाला लिया है, वो असली नहीं है। महिका कांच के टुकड़ों को हटाते हुए बोली, नहीं यही सही है, बाकी तुम्हें बाद में बताती हूँ। उसने उस हार के टुकड़े को बाहर निकाला जिसकी एक अलग ही चमक थी। वो हार का टुकड़ा पूरे कमरे में अपनी चमक फैला रहा था। महिका ने अपना हाथ आगे किया। एक बॉडीगार्ड ने जल्दी से महिका को एक बॉक्स पकड़ा दिया। महिका ने उस हार को उस बॉक्स में रख दिया और एक छोटा सा डिवाइस निकालकर उस बॉक्स पर लगा दिया और फिर उसे अपनी कोट के पॉकेट में रख दिया। रानी चिल्लाते हुए बोली, तू कौन है जो इसे इतनी आसानी से ले जा रही है? अगर विक्रांत को पता चला ना तो वो तुझे जिंदा कर देगा। ये नाम सुनते ही महिका की आंखें लाल हो गई। उसकी मुट्ठियां आपस में कस गई। उसके माथे पर सिलवटें पड़नी शुरू हो गई। वो रानी को घूरते हुए उसके पास गई और उसकी गर्दन अपने हाथ में जकड़कर हवा में उठा लिया। उसने उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ कसते हुए उसे पीछे की दीवार से लगा दिया। रानी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन महिका अपने काबू से बाहर हो गई थी। वो बस अपनी गुस्से वाली लाल आंखों से रानी को घूरे जा रही थी। वहां पर मौजूद हर कोई महिका के गुस्से को देखकर डर गया था। ताहिरी जल्दी से महिका के पास जाकर बोली, माही छोड़ इसे, ये मेरा शिकार है, तुम मुझसे मेरा शिकार नहीं छीन सकती। महिका ने अपनी लाल आंखों से ताहिरी को घूर कर देखा। महिका के ऐसे देखने पर ताहिरी कुछ कदम पीछे हो गई थी। तभी महिका ने रानी को दूर फेंक दिया और बिना ताहिरी की ओर देखे बोली, जा दिया तुझे तेरा शिकार। रानी बेहोश हो चुकी थी। अगर कुछ और सेकंड्स तक उनकी गर्दन महिका के हाथ में होती तो शायद वो अपना दम तोड़ देती। एक बॉडीगार्ड ने रानी के ऊपर पानी की बौछार कर दी जिससे वो होश में आई, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर थी। ताहिरी ने पहले उन लड़कियों से कुछ बातें की। उसकी बातों को सुनकर सब लड़कियां उससे अग्री हो गई। ताहिरी ने उन्हें 2 बॉडीगार्ड्स के साथ उसी दरवाजे से बाहर भेज दिया। वो ताहिरी और महिका को शुक्रिया करते हुए वहां से निकल गए। ताहिरी ने तो उन्हें मुस्कुराते हुए बाय कहा था, लेकिन महिका ने एक लफ्ज भी नहीं कहा था। रानी मुश्किल से अपनी आंखों को खोलते हुए महिका को देखकर बोली, तू 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 है कौन? महिका अपने हाथ कोट की पॉकेट में रखते हुए बोली, अफसोस की बात है कि ये तुझे कभी पता नहीं चलेगा और तुझे इसी सवाल के साथ मरना होगा। ताहिरी रानी के मुंह पर एक मुक्का मारते हुए बोली, उसे छोड़, मुझसे बात कर, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रानी रोते हुए बोली, लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जो तुम्हें चाहिए था वो मिल गया ना, अब मुझे क्यों मार रही हो? ताहिरी लाल आंखों से रानी के बालों को जोर से खींचते हुए बोली, तुझसे तो मेरा पुराना रिश्ता है, ऐसे कैसे भूल गई तू मुझे? रानी ताहिरी को देखते हुए बोली, लेकिन मैं तो तुम्हें नहीं जानती। ताहिरी ने रानी के बालों को खींचते हुए उसे अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, याद कर, आज से 12 साल पहले तूने मेरा सौदा किया था। एक ट्रक में 20 लड़कियों को तूने बिठाया था जिसमें मैं भी थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। जहां पर तू मुझे किसी को सौंपने वाली थी वहीं पर मैंने तलवार से तेरी गर्दन पर वार किया था। फिर वो उसकी गर्दन पर एक निशान को दिखाते हुए बोली, देख इसे और याद कर। रानी हकलाते हुए बोली, मतलब तुम पूजा हो? ताहिरी गुस्से से बोली, हाँ पूजा, मैं पूजा थी, लेकिन अब नहीं हूँ। मैं तो अनाथ आश्रम में रहती थी और बदकिस्मती से वो आश्रम तू चलाती थी। वहां पर ना जाने कितनी ही लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हुई है। तू तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। इतना कहकर उसने कई सारे मुक्के रानी के मुंह पर मार दिए थे। ताहिरी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, लेकिन वो गुस्से में उसे मारे जा रही थी। वो बेहोश हो चुकी थी, तब भी ताहिरी उसे मारे जा रही थी। महिका ने ये देखकर ताहिरी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। ताहिरी महिका को गुस्से से देखते हुए बोली, तो मुझे रोक क्यों रही है? ये अभी मरी नहीं है, इतने सालों बाद मुझे ये मौका मिला है, तो मैं इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? तू छोड़ मुझे, इसे तो मैं जान से मार डालूंगी। महिका ताहिरी की आंखों में देखते हुए बोली, मैं तेरे बदले के बीच में नहीं आऊंगी, लेकिन क्या इसे इतनी आसान मौत देना सही होगा? आगे तेरी मर्जी। महिका से छोड़कर उस दरवाजे से बाहर निकल गई। ताहिरी रानी को घूरते हुए एक बॉडीगार्ड से बोली, इसे वैभव को सौंप देना और ध्यान देना कि ये अभी मरनी नहीं चाहिए, इसे मुझे 1000 मौत मरते हुए देखना है। बॉडीगार्ड ने अपना सर झुकाते हुए हाँ में हिला दिया। 1 घंटे बाद एक लड़की अपने सुंदर से घर में काम कर रही थी। तभी उसके घर का डोरबेल बजने लगा। लिविंग रूम में एक औरत बैठी थी और उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। वो आवाज लगाते हुए बोली, आयशा बेटा, देखना दरवाजे पर कौन है। आयशा ने किचन से निकलते हुए दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खोला। वो कुछ बोलती कि उससे पहले ही सामने खड़े शख्स को देखकर उसके शब्द उसके मुंह के अंदर ही रह गए। महिका ने कहा, अंदर नहीं बुलाओगी? आयशा अपने होश में आते हुए बोली, आइए ना बॉस, अंदर आइए। इतना कहकर वो दरवाजे पर से हट गए। महिका के साथ ताहिरी भी अंदर आ गई थी। आयशा तो अभी भी शॉक होकर महिका को देखे जा रही थी। ताहिरी उसे शॉक से बाहर लाते हुए बोली, अरे बस और कितना सदमे में रहेगी, हमें बैठने के लिए भी तो कहो। आयशा जल्दी से बोली, हाँ आइए ना, बैठिए बैठिए। इतना कहकर उसने सामने रखे सोफे की ओर इशारा किया। वहां बैठी महिला ने पूछा, आयशा बेटा ये कौन है? ताहिरी ने उन्हें नमस्ते किया, लेकिन महिका ने कुछ नहीं कहा। महिका चुपचाप सोफे पर बैठी हुई थी। आयशा महिका की ओर इशारा करते हुए बोली, माँ ये वही है जिन्होंने मेरी मदद की थी, जिनकी वजह से मुझे अपनी जिंदगी दोबारा मिली और इन्होंने ही मुझे जीने के लिए हिम्मत दी, वरना जो मेरे साथ हुआ था उसके बाद मैं कभी जी ही नहीं पाती। वो महिला ये सुनकर महिका के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, बेटा समझ नहीं आ रहा आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। महिका जल्दी से उनके जोड़ते हुए हाथों को पकड़कर नीचे करते हुए बोली, अरे ये क्या कर रही हैं आप मुझसे बड़ी हैं, ऐसा मत कीजिए। वो महिला फिर बोली, लेकिन बेटा आपने इतना कुछ किया। महिका उनकी बातों को काटते हुए बोली, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जो इसके साथ हुआ मुझे उसका दुख है। मैंने बस इसकी पैसों से मदद की और एक नई शुरुआत करने के लिए कहा। मैंने तो बस इसके अंदर हिम्मत भरी कि रेप के बाद भी किसी की जिंदगी नहीं रुकती। जो इसके साथ हुआ इसमें इसकी क्या गलती? ये तो अपनी जिंदगी खत्म करने जा रही थी। मैंने तो बस कुछ बातें कही, असली हिम्मत तो इसने दिखाई। ये अपनी पूरी मेहनत और लगन से आज एक मशहूर फैशन डिजाइनर बन गई है और मैं बस यही चाहती थी कि ये अपने जीवन में कुछ करे और ये मेरी उम्मीदों पर खरी भी उतरी। मुझे ये देखकर अच्छा लगा और आज इसने भी मेरी बहुत मदद की। वो महिला बोली, ये तो आपका बड़प्पन है बेटा, आपने तो इसके गुनहगारों को सजा भी दिलवाई जो शायद हम कभी नहीं कर पाते। अरे हमने तो आपको पानी या कुछ भी पूछा ही नहीं। आयशा भी जल्दी से भागते हुए पानी लेकर आई। वो पानी को रखकर वापस किचन की तरफ जाने लगी। उससे पहले ही महिका उसे रोकते हुए बोली, अभी कुछ मत लाना, हमें देर हो रही है, बस हम निकल ही रहे हैं। आयशा खुश होकर बोली, बहुत बहुत शुक्रिया बॉस आपका, जो आप हमसे मिलने आई। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि आप कभी मुझसे मिलने भी आएंगी। महिका उसे गले लगाते हुए बोली, अपनी जिंदगी में ऐसे ही खूब तरक्की करो और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखो। इतना कहकर महिका ने आयशा के सर के ऊपर अपना हाथ फेरा। आयशा आज सच में बहुत खुश थी। अब क्या होगा श्रुति रानी के साथ? क्या महिका को जो चाहिए था उसे मिल गया?